हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ फॉरेक्स फॉर बिगनर। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स में करेंसीज कौन कौन सी होती है, उसमें से पॉपुलर करेंसी कौन कौन सी होती है, करेंसी पेयर क्या होता है, उसमें से कितनी मेजर करेंसीज पेयर होती है, एडवांटेजेस क्या है, ये सब हमने देखा पार्ट 1 में। और जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 में डायरेक्ट आया, तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई बटन पे। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते, ट्रेडिंग आवर कौन कौन से होते, टर्मिनोलॉजीज क्या है मार्केट की, और टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या है। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सेंट्रल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक और अदर पार्टिसिपेंट्स। तो हम पहले देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या करती है। तो सेंट्रल बैंक मतलब आप समझ गए होंगे कि इंडिया की जैसे RBI, US की जैसे फेड। तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो लीडिंग पार्टिसिपेंट्स होती है फॉरेक्स मार्केट में। और उनका रोल ये होता है कि वो हेल्प करती है और मेंटेन रखती है अपनी करेंसी को। जब इंडिया की करेंसी है INR, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती है, मतलब डॉलर रखती है अपने रिजर्व्स में। तो उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व हो गए तो इंडियन करेंसी का जो वो वैल्यू है वो मेंटेन रहेगा। अगर से फॉर एग्जांपल कभी इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, तो अगर किसी टाइम पर हमको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाना होता है तो अपने पास एक एक्स अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए ताकि हम वो इंपोर्ट कर सके। अगर हमको रिजर्व में अगर शॉर्टेज आ गई तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर कंट्री के पास अभी 600 समथिंग कुछ ऐसा कुछ अमाउंट, मेरे को याद नहीं, हम देख लेते एक बार इंडिया के पास अभी कितना रिजर्व पड़ा है, उसके ऊपर मैं आपको एक मतलब अच्छे से बताता हूँ। हाँ, तो देखो अभी कैसा है, इंडिया के पास $681 बिलियन पड़े फॉरेक्स रिजर्व में। तो अभी इंडिया के पास इतना ज़्यादा सरप्लस अमाउंट पड़ा है। अभी इंडियन करेंसी वैल्यू क्या चल रही है हम वो भी देख लेते हैं। अच्छे से समझाता हूँ आपको ये डिमांड और सप्लाई क्या होता है। नेट स्लो चल रहा है। तो अभी इंडियन करेंसी की वैल्यू अभी चल रही है 83,900 समथिंग कुछ चल रही है। तो इसका जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो, ये स्टेबल रहे, उसके लिए इंडिया क्या करती है, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको मेंटेन करते हैं। अभी तो हमारे पास सरप्लस चल रहा है $681 बिलियन। अगर ये कम हो जाए तो ऐसे कुछ होता नहीं है, कम हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है, अगर वो कम हो जाए और हमारे पास डिमांड बढ़ जाए, हमको ज़्यादा US डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो जो रेट होता है ना, ये 83 रुपीज़ वाला, वो बढ़ जाता है। तो बस बेसिकली सेंट्रल बैंक का यही काम होता है कि एक्सेस अमाउंट, मतलब सप्लाई जो जितनी डिमांड होती है कंट्री की रिजर्व्स की, उससे अगर ज़्यादा रहे तो जो वैल्यू होती है करेंसी की वो मेंटेन रहती है। ये काम होता है सेंट्रल बैंक्स का। फॉरेन एक्सचेंज बैंक का काम ये है कि वो जो ट्रेड करते हैं हम, तो हमको जो पैसे भेजने होते हैं अनदर कंट्री को, तो जो इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करती है US में, और उसके बाद भेजने का जो काम होता है ना, वो करती है अपनी फॉरेन एक्सचेंज बैंक। तो सेकंड पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं। और थर्ड पार्टिसिपेंट्स क्या है, फॉरेक्स ब्रोकर और रिटेल ट्रेडर। तो फॉरेक्स ब्रोकर तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग है, XNS हो गया, XM हो गया, CMX हो गया, और ऐसे बहुत सारे। तो जो ब्रोकर्स है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को, जहाँ पे वो जाके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। तो मार्केट के बेसिकली यही इतने पार्टिसिपेंट्स होते हैं और कुछ होता नहीं है पार्टिसिपेंट्स में। अब हम ट्रेडिंग आवर्स देखते।
तो ट्रेडिंग आवर्स तो ऐसे 24 आवर्स चालू रहता है, पर जो वॉल्यूम के हिसाब से देखने जाए ना तो सबसे 3 बड़ी मार्केट होती है, एक एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। तो एशियन मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है टोक्यो सेशन, जापान वाले सेशन में। तो जापान वाले सेशन में बेसिकली ज़्यादा बड़े मूव्स तो आते नहीं है, पर कैसा है उसमें जो करेक्शन होता है, ट्विक्स और टर्क होता है ना, वो सारा होता है मोस्टली। तो जो टॉप 3 बड़े सेशंस होते हैं ना, उसमें से सबसे छोटा सेशन एशियन सेशन होता है, टोक्यो वाला सेशन। उसके बाद आता है लंदन सेशन। लंदन सेशन मतलब यूरोपियन सेशन। उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, क्योंकि जो भी बैंक्स होती है ना, अपनी जो डील्स होती है ना, वो लॉक करती है इस टाइम पे, क्योंकि जो लंदन है ना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल हब है। तो जितने भी बैंक्स हो ये सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी डील्स जो है ना इस टाइम पे करती है। तो इस टाइम पे इसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है और प्राइस एक्शन बहुत होता है। और कोई भी फंडामेंटल फैक्टर चेंज होता है, जैसे कि यूरोप का इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, सीपीआई, ये अगर ये चेंज होता है ना, तो इससे मार्केट में बहुत बड़ा चेंज भी आता है। और उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन। ये जो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन है ना, वो एक ही साथ चलता है। जैसे कि देखो, ये लंदन सेशन चल रहा है, उससे उसके साथ ही यहाँ पे मर्ज होके न्यूयॉर्क सेशन भी है। तो ये जो पीरियड होता है ना, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन का, ये वाला, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे होते हैं। इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मूव दिखने मिल सकते हैं। अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको बता दूँ ये कौन सा वेबसाइट है, ये बेबी पिप्स करके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से टाइम जोन पे क्या क्या है। तो मैं जो बोल रहा था, ये टॉप 3 सेशन से ऊपर के, ये वाले जो है ना, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क की, ये टॉप 3 सेशन से। इन 3 सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं। और इसकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से, अपने टाइम जोन के हिसाब से देख सकते हो। जैसे हम इंडिया में, तो इंडिया में मुंबई के हिसाब से हम देखें ना, तो ये परफेक्ट है। अगर आप कोई और कंट्री में बैठे हो तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कौन से टाइम पे कौन सा मार्केट खुला है। तो अभी हम चलते, टाइम तो हो गया, ट्रेडिंग आवर्स तो हो गया अपना। अभी हम टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आता है पिप्स। पिप्स एंड स्प्रेड। पिप्स और स्प्रेड में आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम देख लेते हैं इंडियन, इसमें तो वॉल्यूम बहुत कम रहता है। हम यूरो यूएसडी देखते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसके अंदर, यूरो यूएसडी। ओके, हाँ। तो अभी हमको पिप्स देखना है। पिप्स का बेसिकली मतलब यही होता है कि कितने पॉइंट आपने ग्रैब किए। जैसे कि इंडियन मार्केट होता है, तो हम बोलते हैं ना कि आज सेंसेक्स 300 पॉइंट अप क्लोज किया, 400 पॉइंट नीचे क्लोज किया। तो जो वो बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो इसमें पॉइंट्स के हिसाब से नहीं, यहाँ पे पिप्स होते। तो पिप्स को हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं हम, मतलब ये कितने पॉइंट अप गया हम वो देखते हैं अभी। तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 422.9 पिप्स अप गया है। अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखने जाए तो सब अलग अलग हिसाब से बोलते हैं, मतलब जो ये पीछे के जो डेसिमल्स है ना उसमें काउंट करते हैं। पर टेक्स्ट बुक को साइड में रखो। अभी आपको एक टेक्स्ट बुक में तो क्या है, सब अलग अलग हिसाब से बोलते रहते हैं अपने हिसाब से, पर स्टैंडर्ड यही, सब लोग यही यूज़ करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया तो इतने पिप्स हुए, तो इसको हम पिप्स काउंट करते हैं। और जो स्प्रेड है, स्प्रेड को आप इतना देख सकते हो कि आपने बाई किया, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल किया, तो इसको माइनस कर दो, बाइंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका स्प्रेड हो जाएगा। मतलब बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच का जो अमाउंट आता है, जो गैप आता है, उसको हम लोग पिप्स स्प्रेड कहते हैं। और पिप्स तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कितने पॉइंट ऊपर गया, मतलब पिप्स ऊपर गया, 422.9 पिप्स ऊपर गया। तो ये है पिप्स और स्प्रेड। ओपन और क्लोज पोजीशन मतलब जो हम ट्रेड एंटर करते हैं, हम ट्रेड, तो जो ट्रेड जब चलता रहता है उसको ओपन कहते हैं, और जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते, मतलब क्लोज करते, तो उसको क्लोज पोजीशन कहते हैं। ये उसमें बस इतना ही था। टेक प्रॉफिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। टीपी और एसएल, सब बोलते हैं ना टीपी एसएल, तो एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अभी हम इसमें ऐसे देखते हैं, एक हम लोग लगाते थे, एक शॉर्ट ऑर्डर का दिखा देता हूँ मैं आपको।
से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से शॉर्ट किया, इस वाले पे यहाँ से शॉर्ट किया, अरे यार पूरा ड्राइंग आ गया। दूसरा देख लेते हैं, कुछ कोई दूसरा वाला चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं जिसमें ये सब नहीं हो, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। हाँ, अब हम इसमें बाई साइड का ही देख लेते चलो। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ऑर्डर पंच किया और मैंने ये यहाँ तक कंटिन्यू किया और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे इसके नीचे। तो जो टीपी है, मतलब टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो मेरा जो ऑर्डर है, जो मैंने ओपन ऑर्डर रखा है, वो यहाँ पे एग्जिट मतलब क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये मेरा टीपी हो जाता है। और एसएल मतलब अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट ना आ जाए और रिवर्स चला जाए तो ये मेरा एसएल ऑर्डर, मतलब मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसके अंदर। मतलब मैंने क्या कहते हैं लिमिट सेट करके रख दी है कि इसके ऊपर जाए ना जाए यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, और इसके नीचे जाए ना जाए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। इसे हम लोग टीपी ऑर्डर और एसएल ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवरेज। लेवरेज तो मैंने जैसे आपको पहले पार्ट में भी बताया था एडवांटेजेस में। लेवरेज का मतलब होता है कि मतलब लेवरेज तो फॉरेक्स में अनलिमिटेड है। से फॉर एग्जांपल मैं 1 रुपये लेके जाता हूँ और मैंने लेवरेज ले ली 200 की, तो 1 × 200 कर दे तो मेरे पास $200 है अभी ट्रेड करने के लिए। वैसे अभी समझ लो मैं $100 लेके उतरा हूँ और मैंने लेवरेज ले ली 1000 की, तो 100 × 1000 कर दो तो कितना हो जाता है 10 लाख, नहीं 10 लाख नहीं, हाँ मतलब वही 10 लाख समथिंग कुछ अपना लेवरेज हो जाता है। उसको हम लोग लेवरेज कहते हैं अपना कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए। और मार्जिन मतलब जो हम ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं, कितने अमाउंट पे करते हैं, उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में इतना ही था। अभी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो टाइप के टाइप्स ऑफ ऑर्डर है और पेंडिंग के अंदर और 4 टाइप्स के। मार्केट ऑर्डर मतलब अभी मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बाय ऑर्डर प्लेस किया था, वो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक फेवरेट प्राइस होती है उस पर हमको बाय करना है। जैसे हमको यहाँ पे बाय करना है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे मार्केट प्राइस यहाँ पे आएगी हम लोग यहाँ से बाय कर लेंगे और यहाँ पे अपना डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, उससे हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। पर जो सेकेंड है पेंडिंग ऑर्डर मतलब हमने मार्केट को बता दिया कि मेरे को इसी प्राइस पे बाय करना है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है, उसको कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। उसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। एक तो बाय लिमिट ऑर्डर, बाय स्टॉप ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर और सेल स्टॉप ऑर्डर। पहले हम बाय लिमिट ऑर्डर करते हैं। तो बाय लिमिट मतलब मार्केट अभी इस प्राइस पे चल रहा है और मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, समझ रहे हो आप? मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट रिट्रेसमेंट देगा यहाँ तक, इस लेवल तक। ये है ना, ये वाला लेवल यहाँ तक, ये जो लास्ट स्विंग जैसा मेरे को लग रहा है यहाँ तक रिट्रेसमेंट देगा, बाद में ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑर्डर पंच कर दूँगा यहाँ पे, किस अमाउंट पे 0.65634, इस पे मैंने एक बाय ऑर्डर प्लेस किया। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब जाके मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तब जाके मेरी बाय साइड एंट्री होगी, तो उसे हम बाय लिमिट कहते हैं। और बाय स्टॉप मतलब अभी समझ लो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा तो मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मार्केट अगर यहाँ पे एक समझ लो रेजिस्टेंस है, अभी ऐसे मैं टेम्पररी बना देता हूँ, एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा। अगर मेरे को ऐसा लगता है तो मैं इस लेवल पे यहाँ पे एक बाय ऑर्डर पंच करूँगा। तो जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तब जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर हो जाऊँगा। तो हो जाता है बाय स्टॉप ऑर्डर। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, सेल लिमिट और सेल स्टॉप। सेल लिमिट बाय स्टॉप का उल्टा है, मतलब रिवर्स कह लो। मतलब बाय स्टॉप का उल्टा मतलब अभी हमको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, पर कब? ऊपर आने के बाद। मतलब समझ लो मार्केट इस लेवल पे आ जाए, इस रेजिस्टेंस पे आ जाए। अभी मैंने बाय स्टॉप में क्या बोला था, अगर इसको ब्रेक करे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसको ब्रेक ही नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर मान लूँगा। तो सेल लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मैं डालूँगा, तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा ना, तब जाके मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और फिर मैं ट्रेड में एंटर होऊंगा। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, तो सेल में मेरा एंट्री हो जाएगा, सेल लिमिट ऑर्डर। और सेल स्टॉप ऑर्डर
बाय लिमिट का रिवर्स है। अभी मेरे को लगता है कि मार्केट और नीचे जाने वाला है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। मैंने बोला ना ये लिक्विडिटी है, कहाँ गया, ये एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करेगा तब मार्केट नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल के यहाँ पे नीचे कहीं पे सेल ऑर्डर डाल दूँगा, और जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा, इस लेवल के आसपास, तब जाके मेरा एक सेल ऑर्डर पंच होगा, तब जाके मेरी एक सेल साइड एंट्री होगी। तो उसे हम लोग सेल स्टॉप ऑर्डर कहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो, कुछ आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर देना। मैं किसी और वीडियो मतलब अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा न्यूज़ पे, मार्केट में कौन कौन सी न्यूज़ इफ़ेक्ट करती है उसके ऊपर।